Hello students, welcome back. Standard 7, subject science, chapter number 4, heat. We are continuing with the second part. In the last part we have learned about hot and cold, कि क्या चीज गर्म होती है और क्या चीज ठंडी होती है, उसको हम हैंड में यूज करते हैं. तो यूज करने के बाद फिर वापस एक मिक्स पानी में रखते हैं. तो measuring temperature by using hand is not a reliable. तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए था? क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे को मेजरमेंट करेंगे. तो कोई भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे को थर्मोमीटर हम यूज करते हैं. तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा हुआ था. सो हाउ टू रीड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रीडिंग भी हम कैसे करते हैं वो भी हमने देखा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हमने जैसे लास्ट में पढ़ाया हुआ था, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो मेजरमेंट होते हैं वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये लंबा जो होता है द लॉन्ग नैरो ग्लास जो होती है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर शॉर्ट आता है और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर लॉन्ग आता है. और इसका मेजरमेंट जो है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है. नाउ यू सी, ये 0 होता है और ये नीचे जाएगा -10 आता है, और ये अपर साइड में 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. सो दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? अब ये जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, दे पुट द थर्मोमीटर इनटू द माउथ में डालने के बाद उसको निकाल के मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद उसको वापस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर वो तोड़ देते हैं. दे वॉश द थर्मोमीटर. सो फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर. वो बॉडी टेम्परेचर जो हमारी होती है, हाउ मच द बॉडी टेम्परेचर of each and every normal human being is 37 degrees सेंटीग्रेड होती है. और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो मेजरमेंट होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक रहती है. 35 डिग्री सेंटीग्रेड से to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. Normal temperature, and this temperature is for clinical thermometer में ये होता है. Now ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अब हम पानी को बॉईल करते हैं. As we boil the water, boiling water की टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अब उसको मेजर करने के लिए हम क्या ये यूज करेंगे? नो. व्हाई? बिकॉज ये इसके जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. अब 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नीचे बल्ब के अंदर जो मर्क्यूरी होता है, ये नीचे बल्ब में जो मर्क्यूरी रहता है उसकी जो थ्रेड जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगी. देन बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 42 डिग्री के बाद क्या जाएगा? मर्क्यूरी वेयर विल गो? इट विल नॉट गो अप. सो व्हाट विल हैपन? इट विल गेट, द थर्मोमीटर विल बर्स्ट, टूट जाएगा. सो वी शुड अवॉइड यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग अदर मटेरियल्स, अदर थिंग्स. सो फॉर दैट, for measuring other materials or other things, we are using laboratory thermometer, because to measure the temperature of other liquids or other things, the temperature range is -10 degree centigrade. जैसे हमने यहाँ पर देखा कि at 0 degree centigrade आइस बन जाता है, तो -10 degree centigrade, see it is 0 over here और नीचे ये -10 आता है. अब -10 to 110 डिग्री, तो ये रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में. तो ये कोई भी चीज को
मेजर करने के लिए वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्रीज है. अब 100 डिग्रीज के ऊपर तक 110 डिग्री सेंटीग्रेड. बट कोई भी अदर हेवी मेटल्स उसको मेजर करने के लिए वी यूज अनदर थिंग. बट अ नॉर्मल यूज we use laboratory thermometer with the range of -10 degrees to 110 degrees centigrade. Clear? So, for this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. So, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees centigrade to 110 degrees centigrade Celsius. So also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You will note this information to read the thermometer carefully. So there is an activity 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water. To measure something, we have to put this bulb in this water. But does not immerse, touch the bottom or the sides of the container. Bottom touch नहीं होना चाहिए और sides को touch नहीं होना चाहिए. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. ये थर्मोमीटर में नीचे क्या है, बल्ब में मर्क्यूरी है और ये बीच में जो थ्रेड है उसके अंदर मर्क्यूरी राइज होती है. सो यू ऑब्जर्व दैट मर्क्यूरी. नोट द रीडिंग. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स? डिस्कस द पॉसिबल रीजन. सो देयर इज अनदर एक्टिविटी 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer. नीचे टच नहीं होना चाहिए, sides टच नहीं होना चाहिए. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. एक steady आना चाहिए and then note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. अब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसकी जो लेवल होती है वो नीचे गिर जाती है. So while keeping this thermometer in water, you have to read the measurement, you have to read the temperature of the thermometer, and then you have to record it in your notebook. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. You may recall that when taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why? क्यों? क्लिनिकल थर्मोमीटर बीच में किंग रहती है. अब जो टेम्परेचर हमने माउथ में डाल के मेजर किया तो सोर्स क्या था? हीट था. सोर्स को हमने हटा दिया. सो इट डजंट फॉल्स, द मर्क्यूरी डजंट फॉल्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ द किंग. जो बेंड पोर्शन था उसके अंदर थर्मोमीटर में एक ऐसा बेंड पोर्शन देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज किंग. दिस हेल्प्स द मर्क्यूरी टू फॉल डाउन. जहां तक वो मर्क्यूरी राइज होगी, राइज होने के बाद इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ दिस किंग. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? So observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? जो kink हम देखते हैं near the bulb. So transfer of heat. You might have to observe that. Now we are going to study transfer of heat. यानी इसमें क्या होता है? As you put your thermometer in your mouth, in a patient's mouth, तो वो सोर्स क्या है? हीट है, टेम्परेचर है. टेम्परेचर व्हाट इज दी? हाउ टू मेजर द सोर्स ऑफ हॉटनेस?
इसी तरह हाउ टू मेजर द सोर्स ऑफ कोल्डनेस। अब यही थर्मोमीटर हम मुंह से निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो था, एनर्जी सोर्स था, वो हीट थी। अब इसी तरह वही थर्मोमीटर हम किसी कोल्ड चीज में डालेंगे तो उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगी, दैट इज कोल्डनेस। सो ट्रांसफर ऑफ हीट, यू माइट ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट। फ्राइंग पैन हम घर पे किचन में मम्मी को देखते हैं, फ्राइंग पैन जो होता है और उसके ऊपर जो होता है हैंडल होता है। हैंडल का क्या बना हुआ होता है, वो हीट को ट्रांसफर वहां पर रोक देती है। वाई? बिकॉज वो लकड़ी की वुड के बना हुआ था या एनी अदर मेटल which is not good conductor of heat. That frying pan becomes hot when kept on a flame. अब वो फ्लेम के ऊपर जैसे फ्राइंग पैन रखते हैं वो गर्म हो जाती है। तो सोर्स ऑफ क्या है, हीट क्या हुआ, फायर। फायर सोर्स हुआ, उसको फ्राइंग पैन को गर्म कर दिया। So it is because the heat passes from the flame to the utensils. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. अब जैसे पैन हमने रखा तो फ्लेम से ट्रांसफर होके हमारे पैन में आया। अब फ्लेम से हमने हटाया तो जो फ्राइंग पैन होता है उसके अंदर जो हीट रहती है वो हमारे सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो गई तो its temperature becomes down. So heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that in both the cases, the heat flows from the hotter object to a cooler object. Hotter object से cooler object की तरफ transfer होती है। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a cooler object. How does heat flow? Let us investigate. अब हमारे को हम चेक करते हैं। सो देयर इज अ एक्टिविटी, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। एक रॉड लेते हैं और एक स्ट्रिप लेते हैं, मेटल का रॉड लेते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के बीच में हम रॉड रखेंगे। यहां पर ब्रिक्स के बीच में हम रॉड रखते हैं। अब रॉड रखने के बाद यहां पर हम जो हमारा फ्लेम रहेगा, फ्लेम रहेगा। So these pieces should be at nearly equal distance. Clamp the rod to a stand. If you do not have a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax piece. अब ये जो है हम इक्वल अमाउंट पे यहाँ पर वैक्स के ऊपर, रॉड के ऊपर हम करेंगे। So what happens? अब जब हीट के ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ पर होगा तो सबसे पहले ये वैक्स डिसॉल्व होगा, फिर जैसे ही ट्रांसफर यहाँ पर ये रॉड के अंदर जाएगा, यहाँ सराउंडिंग में चले जाएगा, तो सराउंडिंग में नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन? द हीट इज ट्रांसफर टू द होल रॉड। स्टार्टिंग में जैसे रॉड गर्म हुआ, उसके बाद ये गिरा, देन अगेन दिस वैक्स विल डिसॉल्व, अगेन दिस वैक्स, दिस वैक्स, दिस वैक्स, दिस वैक्स। So after one another, the wax will get dissolved. Why? Because transfer of heat first यहाँ पे हुआ, फिर ये गर्म हो गया। क्या हम यहाँ पर ये कैंडल हम फ्लेम यहाँ पर रख रहे हैं? No, we are putting it here only. So after putting it here, transfer of heat passes through. heat जो है पास हो रही है। तो फर्स्ट यहाँ से वैक्स गिरेगा, सेकेंड यहाँ से गिरेगा, थर्ड यहाँ से गिरेगा, and like this. So, what happens to the wax piece? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? The first one, which is under the flame. Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? Yes, that's true. The process by which heat is transferred from the hotter end
to the colder end of an object is known as conduction. अब हीट जो ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन. In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. जो हैंडल होती है वो प्लास्टिक की होती है तो वुडन हैंडल होती है. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? क्या हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं? No, we can't. So there is an activity again they have given. Heat water in a small pan. पानी को गर्म करो small pan में और a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil or divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in your table number 4.3. So you should do this activity at home. और ये observe तुम्हारे को घर पे करना है. Some materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. अब जो भी materials heat pass करती है वो conductors of heat होती है. अब यही चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सो दे आर द कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वायर होते हैं, कॉपर होता है, आयरन होते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. अब वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का जो कोटिंग होता है उसके अंदर जो है कॉपर रहता है या तो एल्यूमिनियम रहता है. तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से, हीट कहां से पास हो रही है? थ्रू द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर से पास हो रही है या एल्यूमिनियम से पास हो रही है. उसी के ऊपर प्लास्टिक कोटेड वायर रहता है जो उसको हम पकड़ रहे हैं, सो वी डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक. तो प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर. उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर. कंडक्टर इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ हीट. is called as conductor. And insulator they are bad conductor. Which do not transfer heat. So जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वायर के ऊपर उसको हम पकड़ते हैं तो हमारे को इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर एंड एयर पुअर कंडक्टर है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? अब हीट ट्रांसफर कैसे सब्सटेंस पास, कैसे पास होगी? So there is again an activity 4.8. Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. 2/3 पानी उसके अंदर भर दो. Place it on a tripod. एक स्टैंड के ऊपर उसके ऊपर रख दो. Or make some arrangements to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. जब एकदम पानी एकदम स्थिर हो जाएगा तब तक वेट करना. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Now what do? Then start heating it. Write your observation in a notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot, water rises up, hot water rises up, the cold water from the sides move down towards it. अब जब पानी नीचे से हम गर्म करते हैं तो हॉट वाटर जो है ऊपर राइज हो रहा है और साइड के अंदर जो ठंडा पानी होता है वो
नाउ डाउन होता है। अब जैसे उबलना बोलते हैं ना पानी को, हाउ वी बॉयल द वाटर, उबलना व्हाट दिस हैपन, तो जो फ्लेम के नीचे जो पानी रहता है वो बाहर निकलता है, साइड का जो ठंडा होता है वो वापस फ्लेम के अंदर आता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. यानी बीच में जो होता है बॉइलिंग वाटर होता है, साइड से जो है वो वापस, so when you put a flame over here, तो what will happen, the water boils up, rises up, साइड का जो पानी है it goes down. Why? Because the cold है, बीच में जो है वो हॉट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर जो हीट होता है वो उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। How does this heat travel in air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises. Air जो है जैसे ही गर्म होती है वो rise होती है। The air from the sides coming to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirms the idea. अब इसमें हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या कंफर्म करेगी? You can see, man. Light a candle, keep one end. एक कैंडल जलाओ, उसके ऊपर हाथ रखो. At one hand, keep one hand above the flame and one hand on the side. उसके ऊपर रखो और एक साइड में रखो. Do your hand feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? फ्लेम नीचे रखा हमने, फ्लेम रखने के बाद इसके ऊपर एक हाथ रखा यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर। तो सबसे पहले which hand will become hotter? सबसे पहले ये हो, then ये। Why? Because as the air जो becomes hotter वो rise करेगी, light हो जाएगी, तो ये हमारे को गर्म पैदा करेगी और इस सराउंडिंग से जो है that will again goes on. So notice that towards the top the air gets heated by convection. This is called as convection. Therefore the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. Why? Because surrounding से air वापस अंदर आती रहेगी, साइड में हमारे को जल्दी गर्म नहीं होगा। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. जो दरिया किनारे रहते हैं, coastal areas में रहते हैं, so they are observing, they experience a interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than water. जो जमीन होती है, land जो होता है, it becomes faster. Why? Because जैसे ही sun वहाँ पर उसके ऊपर गिरेगी, it absorbs the sun, absorbs the heat, and it becomes hotter faster. और पानी जो है, it absorbs slowly. समंदर कोस्टल एरिया के बाजू में क्या रहते हैं कि दिन में हमारे को जब गर्मी रहती है तो ठंडी हवा आती है पानी की, और यहाँ से रोड से गर्म हवा आती है। अब जब गर्म हवा आती है, वाई द लैंड बिकम्स हॉटर फास्टर, पानी स्लोली हीट होता है। अब वही चीज रात के टाइम पे क्या होता है, लैंड वापस जल्दी स्पीड में ठंडा हो जाता है और वही पानी जो हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ था वो रात में गर्म हो जाता है और वहां से गर्म एयर निकलती है। So the people living in the coastal areas experiences interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The lands become hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea. Warm air moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. जो हवा आती है उसको sea breeze बोलते हैं. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in the coastal areas are made out to face the sea. Why?
बिकॉज सी ब्रीज हमारे को ठंडी ठंडी दोपहर को हवा आती है. So at night it is exactly the reverse. जैसे अभी कहा, at night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. रात में जैसे reverse हो गया, so that is called as land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. जब sun के अंदर आते हैं, बाहर निकलते हैं, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. Radiation के through heat की process जो है हमारे तक पहुंचती है. The transfer of heat by radiation does not require any medium. Radiation से जो transfer of heat होता है, it doesn't require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down. जैसे अभी hot utensil हमने flame से हटाया, it cools down. वापिस air fire पर रखेंगे, it becomes hot. Kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. So all hot bodies radiate heat. कोई भी hot bodies होती है, they radiate heat. Heat is passed through. When this heat falls on some object, ये heat कोई object के ऊपर गिरेगी, a part of it is reflected. Part of it reflected. जैसे हम सूरज पे देखते हैं, कोई भी कांच पे रखते हैं तो, या तो कोई भी प्लेन स्टील पे रखते हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन कैसे आती है. हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ से सूरज आती है, यहाँ से हम कांच लेके खड़े रहते हैं, पास होती है, या स्टील की प्लेट होती है, या कोई भी प्लेट होती है, तो रिफ्लेक्ट होती है. अब वो रिफ्लेक्शन होती है तो उसकी पार्ट ऑफ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्ट जो है वो अंदर एब्सॉर्ब होती है. So when this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases with the absorbed part of the heat. अब जो absorbed part होता है, उसी वजह से वो utensil या तो कोई भी चीज गर्म हो जाती है. So why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? सूरज की रोशनी हमारे को नहीं आनी चाहिए. So that is advisable to use an umbrella. The last part of this chapter is kinds of clothes that we wear in summer and winter. अब ये जो है ये हमारा last part है. You know that in summer we prefer light colored clothes. Summer में हम light colored clothes use करते हैं, cotton कपड़ा पहनते हैं. Why? Because वहाँ पर गर्म होती है और ये light color जो होता है वो absorb heat नहीं करती है. And in winter we usually wear dark colored clothes. विंटर के अंदर जो स्वेटर्स होते हैं वो ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं. Why it is so? Let us find out. There is an activity 4.10. Take two identical tin cans. Tin cans, identical tin cans. Paint the outer surface of one black, out of the other white. 4 equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. And एक कैन को ब्लैक कर दो, एक कैन को व्हाइट रखो, दोनों में पानी रखो, 1 घंटे के लिए सूरज में बाहर रखो और beneath the sun, and then we are going to measure the temperature of water. Do you find any difference in the temperature? So, in which can is water warmer? You can feel the difference by touching the water in the two cans. Why? जो ब्लैक कलर होगा वो ज्यादा गर्म होगा. Why? वो एब्सॉर्ब हीट करता है. व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. Again, there is an activity. Fill the two cans using activity 4.10 with the same amount of hot water. At the same temperature, say around 60 degrees centigrade. Leave the can in the room or in a shade. रूम के अंदर या शेड छांव के अंदर उसको रखो. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट बाद वो टेम्परेचर उसको मेजर करो.
Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? बाहर रखने के बाद वही वाटर हम अंदर लेके आ रहे हैं. अब अंदर 10-15 मिनट रखने के बाद कोई भी शेड के अंदर या तो रूम के अंदर, तो वही 10-15 मिनट का टेम्परेचर देखेंगे. वो जो स्लो हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या वो उसकी स्टेडीनेस, उसकी जो है ये टेम्परेचर डिग्री की स्टेडीनेस दोनों में सेम है? Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in summer. इसीलिए जो लाइट कलर होता है वो हीट को एब्सॉर्ब नहीं करता है and it passes through it. And dark color clothes in the winter. So dark surface absorb more heat. Dark surface जो होता है वो absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color clothes in winter. डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं विंटर के अंदर, क्योंकि जो भी सूरज थोड़ी बहुत भी रहती है वो इट एब्सॉर्ब करती है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखती है. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर. वही चीज लाइट कलर हम समर में पहनते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती है और हमारे को ज्यादा गर्मी हमारे बॉडी में नहीं लगती है. Then the last one is woolen clothes keep us warm in winter. In the winter, we use woolen clothes. Winter में woolen clothes use करते हैं. Why? Wool is a poor conductor of heat. Wool जो है poor conductor. अब वही wool कहाँ sheep के ऊपर hair रहते हैं, जैसे हमने fiber to fabrics में पढ़ा. Hair is a poor conductor of heat और wool कहाँ से बनता है? वही hair से बनता है. याद आया तुम्हारे को? Hair is a poor conductor of heat और वही hair से हम woolen clothes बनाते हैं. So wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped between the wool fibers. जो air trap हो जाता है wool fibers में. This air prevents the flow of heat from our body. यही air जो है हमारे body से जो है heat को बाहर निकलने रोकती है. To the cold surroundings, so we'll feel more. हमारी बॉडी टेम्परेचर वही चीज हमारे को वो वुलन क्लोथ्स रोकती है और हमारी बॉडी गर्म रहती है. अगर वही बॉडी टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग की ठंडक हमारे बॉडी में आएगी, तो वी डजंट फील वार्म, वी फील कोल्ड. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What do you choose and why? Remember there would be a layer of air between the blankets. कोई भी layer of air रहता है between the blankets. So we often use electricity and fuels like coal. So in the above part, we often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool or warm. Electricity use, electric heater use करते हैं, या तो फिर गाँव के अंदर not here, we don't use चिमनी हो गया, लेकिन जहाँ ठंडा एरिया रहता है, बर्फ गिरता है, वहाँ पर घर के अंदर जो है फायर प्लेस होता है, जहाँ लकड़ी डाल के वो आग जलाते हैं. वो आग की वजह से रूम गर्म रहता है. It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks, which are available now these days. आजकल क्या हो रहा है, एक hollow brick हो. पहले ईट जो आती थी एकदम बनी हुई रहती थी, आजकल hollow bricks आता है. Why? Because जैसे लैंड जो स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो वहां पर कभी हीट ज्यादा होती है, कभी ठंडी ज्यादा होती है, तो वो hollow bricks जो है, यानी ब्रिक्स के बीच में क्या एयर रहता है, वही चीज एयर को ट्रैप कर देती है, हीट को ट्रैप कर देती है. So have you all understood this words with this chapter? Clear? Now I'm going to send you after this a notes flow chart, and the exercise in the form of PDF. You listen to this video twice, then read the flow chart and the notes which are sent to you in the form of the PDF, and then write down the exercise in your notebook. Flow chart, notes and exercise, all the three you have to write down in your notebook. If you have any query, just tell me. Okay, students? Thank you.